आज की ऑनलाइन क्लासेज में प्रभात कोचिंग क्लासेज से जुड़े समस्त विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कल की क्लास को लेकर के आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि कल की क्लास के जो प्रश्न हैं वो याद है या नहीं। अपने आप में अपनी परीक्षा लीजिए। कल की क्लास में अपन लोगों ने प्राचीन सभ्यताओं में अपने टॉपिक पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता, और वर्तमान के अंदर जितनी भी भर्तियां हो रही है उनके पेपरों को देखकर प्रश्न का जो पैटर्न आप और हम सबको बदलता नज़र आ रहा है, इस पैटर्न के हिसाब से मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता को लेकर के गलत है। पहला ए ऑप्शन, कालीबंगा सभ्यता की खोज सन 1952 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने की। बी ऑप्शन, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई 5 स्तरों में की गई। ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा सभ्यता के अंदर जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और डी नंबर ऑप्शन, कालीबंगा सभ्यता के अंदर खुदाई में मानव मस्तिष्क के ऊपर 6 छिद्र के कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं। अब आप विचार कीजिए इन चारों में से कौन सा एक गलत है। इस प्रकार अपन इस टॉपिक को समझेंगे। इस प्रकार के विस्तृत बड़े बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह सभी तथ्य अपने क्लियर होंगे तब जाकर के अपन एग्ज़ाम को फाइट कर पाएंगे। अब आपने विचार कर लिया है कि आपका आंसर क्या है। सही उत्तर जानिएगा। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन जो बोला गया है वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता की खोज सन 1952 में हुई थी। सन सही था, परंतु खोज करने वाला व्यक्ति अमलानंद घोष, जो ऑप्शन में आपको बीबी लाल और बीके थापर मिला है, जो बिल्कुल गलत है। बीबी लाल और बीके थापर ने सन 1961-62 में कालीबंगा सभ्यता के अंदर उत्खनन का कार्य किया है। ये दोनों व्यक्ति जरूर कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए हैं, परंतु कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की है और उसका उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर ने किया है। इनको हम लोगों ने स्थानीय टेक्स्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और आपने समझा होगा। जिन्होंने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है उनके ये प्रश्न सही गया होगा। आज अपन इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन सभ्यताओं में अगली सभ्यता अपन जो पढ़ रहे हैं वो आपके बीच में जो सभ्यता है वो सभ्यता है आहाड़ सभ्यता। अब बीएसटीसी लेवल के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बनेगा कि आहाड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है। यह बहुत आसान प्रश्न है। एग्जाम के अंदर सब प्रश्न हैं वो हाई लेवल के भी नहीं होते। कई एग्जाम ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपके सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे आहाड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो आहाड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि आहाड़ के साथ में एक और सभ्यता अपन लोगों ने जो ताम्रयुगीन लोहयुगीन सभ्यता का डिवाइडेशन किया था उस क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा है। याद है तो आप जरूर बताएं कि आहाड़ सभ्यता के साथ में एक और सभ्यता है, वो सभ्यता है जाडोल और आहाड़ दोनों सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है और दोनों ही आपकी उदयपुर के अंदर हैं। तो आहाड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर अपनी आहाड़ सभ्यता है। आहाड़ सभ्यता के उपनाम की बात करें तो उपनाम की चर्चा भी अपन लोगों ने की थी
कि आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी या तांबे से बने उपकरण या औजार अधिक मिलने के कारण आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इस उपनाम की चर्चा अपन कर चुके हैं कि कंफ्यूज भी नहीं होना है, आपको दोबारा क्लियर करवा रहा हूँ कि गणेश्वर सभ्यता जो सीकर के अंदर है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं और आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं। तो इस बात में अपने को बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है, अपना क्लियर कट होना चाहिए कि ताम्रवती नगरी कौन सी है, तो वो अपनी हो जाएगी आहार सभ्यता उदयपुर। इसका दूसरा नाम है धूलकोट। धूलकोट, धूलकोट। तो पहला उपनाम हो जाएगा ताम्रवती नगरी, कारण आपको बता दिया कि वह तांबे के अधिक औजार या उपकरण मिलने के कारण ताम्रवती नगरी हो गई। दूसरा नाम है धूलकोट। धूल का मतलब है मिट्टी और कोट का मतलब है टीला, तो हो जाएगा मिट्टी का टीला। वहाँ पर मिट्टी के टीले का जो ढेर मिला है, अवशेष मिला है, इसलिए इस आहार सभ्यता का दूसरा नाम है धूलकोट नगरी, ताम्रवती नगरी या उसको धूलकोट के नाम से जाना गया है। तो ये इसका उपनाम हो जाएगा। अब बात करें आहार सभ्यता के अंदर आहार सभ्यता के उत्खनन की, तो आहार सभ्यता के अंदर आहार सभ्यता की खोज एवं आहार सभ्यता की अपन उत्खनन की बात करें तो आहार सभ्यता का उत्खनन हुआ है 1953 के अंदर। 1953 के अंदर आहार सभ्यता के उत्खनन का काम हुआ है। तो ध्यान रखिए, अपन लोगों ने कालीबंगा पढ़ी, कालीबंगा सभ्यता के अंदर उत्खनन का कार्य हुआ है वो 1961-62 के अंदर हुआ है और आहार सभ्यता के अंदर उत्खनन का काम हुआ 1953 के अंदर। और 1953 के अंदर अपन देखते हैं तो अपने सामने नाम होगा अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, अक्षय कीर्ति व्यास। अ से आ से आहार सभ्यता है, आ से अ से आप जोड़ करके याद कर सकते हैं, ठीक है, कि अक्षय कीर्ति व्यास ने कौन सी सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया है, तो अ से अक्षय कीर्ति व्यास और आ से हो जाएगा आहार सभ्यता। तो दोनों ही नाम आपस में जुड़े हुए हैं। आहार सभ्यता के उत्खनन का कार्य है 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। उसके बाद में अक्षय कीर्ति व्यास के साथ में जुड़ने वाले दो और पुरातत्ववेत्ता होंगे। एक का नाम है R.C. अग्रवाल, तो इसका नाम भी अग्रवाल अ से आ रहा है, अक्षय कीर्ति व्यास R.C. अग्रवाल। और तीसरा नाम आ रहा है H.D. सांकलिया। H.D. सांकलिया वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जहाँ जहाँ 3 ऑप्शन होते हैं वहाँ पर चौथा ऑप्शन डाल देने की पूरी गुंजाइश रहती है। तो यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध आहार सभ्यता से नहीं है, तो उसमें 3 नाम ये और चौथा नाम दूसरा आ सकता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनने की यहाँ से गुंजाइश रहती है। आहार सभ्यता के उत्खनन से जुड़े 3 व्यक्ति हैं। आहार सभ्यता में उत्खनन का काम 1953 में शुरू हुआ और इससे जुड़े व्यक्ति अक्षय कीर्ति व्यास, R.C. अग्रवाल और तीसरा हो जाएगा H.D. सांखलिया। 2 नाम अ से हैं, अ से अक्षय कीर्ति, आ से हो जाएगा आहार सभ्यता। इधर अग्रवाल याद कर लें, R.C. अग्रवाल, और तीसरा अपना हो जाएगा H.D. सांखलिया। ये भी प्रश्न कोई न कोई भर्ती के अंदर जरूर पूछा गया प्रश्न है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्षय कीर्ति व्यास, R.C. अग्रवाल और H.D. सांकलिया, ये तीनों व्यक्तियों का संबंध है वो अपना आहार सभ्यता से है और 3 ही व्यक्ति अपने कालीबंगा से जुड़े हुए हैं। उनकी बात भी अपन लोगों ने की है। कालीबंगा से अमलानंद घोष, बीबी लाल और B.K. थापर, तो वहाँ पर भी 3 व्यक्ति है और इस सभ्यता से भी 3 व्यक्तियों का संबंध रहा है। अब उसके बाद में बात करें तो इस सभ्यता के अंदर मकान के अवशेष पाए गए हैं और ये मकान आपके ईंटों से या पत्थर से बने हुए हैं। ईंट एवं पत्थर के मकान इस आहार सभ्यता में मिले हैं, परंतु ईंटें हैं वो धूप से पकी हुई ईंट है। आग से पका करके ईंटें तैयार नहीं की गई है, धूप से पकी हुई ईंटों से बने मकान के अवशेष भी इस आहार सभ्यता के अंदर मिले। अपन लोगों ने कालीबंगा सभ्यता
पड़ी। कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी आपके ईंट एवं पत्थर के मकान मिले हैं, तो उसकी भी विशेषता यह है कि वो ईंटें हैं वो आग के भट्ठों के अंदर पकाई हुई ईंटों के अवशेष नहीं है। कालीबंगा के अंदर भी जो ईंट है वो धूप से पकी हुई ईंट है, और आर्य सभ्यता के अंदर जो मकान के अंदर जो ईंटों को काम लिया गया है वो ईंटें भी आपकी धूप से पकी हुई या धूप की पकी हुई ईंटें उसमें काम ली गई है। अगली आर्य सभ्यता की विशेषता बात करें तो इस आर्य सभ्यता के अंदर शव को दफनाया गया है। शव को दफनाया गया है, इसका मतलब है शव को जलाने की प्रथा नहीं है। यहाँ उस समय व्यक्ति हो सकता है आग से परिचित नहीं थे, इसलिए ईंटें हैं, ईंटें भी आपकी धूप से पकी हुई है, और वहाँ शव को जलाने की प्रथा नहीं है, यहाँ लोगों को आग से परिचय नहीं था, तो वहाँ पर शव को दफनाया गया है। आर्य सभ्यता के अंदर दफनाए हुए शव के अवशेष मिले हैं, परंतु प्रमुख विशेषता यह है कि आभूषण सहित, आभूषण एवं गहनों के सहित शव को दफनाया गया है। गहनों के सहित, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आज भी, आज के ज़माने में देखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाने या जलाने से पहले कहा जाता है कि उनके पास में, बड़ी बात नहीं, एक टीप भी नहीं रखने देते हैं, गहना जो होता है वो सब निकाल दिया जाता है। परंतु इस सभ्यता के अंदर, आर्य सभ्यता के अंदर लोगों को दफनाया गया है, और उनके जो अवशेष मिले हैं तो उसे ये मालूम हुआ है कि शव को गहनों के साथ में दफनाया गया है। इसका मतलब इस समय के लोगों को, मतलब वापस उस व्यक्ति की जिंदा होने की विश्वास या परंपरा या अंधविश्वास जिंदा था, कि लोगों को लगता था कि हो सकता है कि जब भी इस व्यक्ति का जन्म होगा तो वो गहने पहने हुए जन्म होगा, ये उसकी भावना रही होगी। तो जीवन पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं कि मनुष्य एक बार मृत्यु होने के बाद दोबारा जन्म लेता है, इस परंपरा से वहाँ के लोग वाकिफ थे, इसलिए वहाँ के जो आभूषण और गहनों के सहित वहाँ के शवों को दफनाया गया है। अगली बात करें, इस आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से है। नदी की बात करें, अपन लोगों ने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी है, और कालीबंगा सभ्यता में अपन लोगों ने क्लियर कर दिया था कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी के किनारे अपनी सभ्यता है, वो है अपनी कालीबंगा सभ्यता। अब बात करते हैं आर्य सभ्यता जो अपने उदयपुर के अंदर है। नदी की बात करें तो उदयपुर के अंदर बेड़स नदी है। कौन सी नदी है? बेड़स नदी। इस बेड़स नदी का दूसरा नाम है, वो नाम है आपका, वो है आयड़ नदी। आयड़ नदी, ऑप्शन के अंदर आयड़ नदी भी आ सकता है। अपनी ये आहाड़ सभ्यता, ये आयड़ नदी या बेड़स नदी के किनारे पर स्थित है। अपन लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जितनी जितनी अपनी मानव सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे या फिर जहाँ पानी की सुविधा रही है वहाँ पर ये सभ्यताएं पनपी है। तो आहाड़ सभ्यता है ये बेड़स नदी के किनारे है, और बेड़स नदी का नाम है आयड़ नदी। नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे अपन, इस नदी को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि बेड़स नदी है वे राजस्थान के अंदर उदयपुर ज़िले के अंदर गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, और उसके बाद में ये नदी अपनी उदय सागर झील में गिरती है, और झील में गिरने के बाद में इस नदी का नाम है वो चेंज हो जाता है, और आगे इस नदी का नाम है वो बेड़स नदी हो जाता है। तो इस बेड़स नदी के तट पर अपनी जो आपकी सभ्यता है वो सभ्यता है आहाड़ सभ्यता। इसके अलावा इस सभ्यता के अंदर अपने को सफाई करने के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। ठप्पे, प्रिंट पद्धति कह सकते हैं। तो रंगाई एवं सफाई से इस सभ्यता के लोग हैं वो परिचित थे। इस बात का प्रमाण अपने को मिल रहा है कि वहाँ रंगाई सफाई के ठप्पे इस सभ्यता की खुदाई से हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हम यह आइडिया लगा सकते हैं कि इस समय के लोग हैं वो आपके इस रंगाई और सफाई व्यवसाय से परिचित थे। इनका अपने को जानकारी इनके माध्यम से मिल रही है। तो ये एक मिट्टी से दबी हुई सभ्यता इस बेड़स नदी के तट पर हमें प्राप्त हुई है, जिनके उत्खनन का काम अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल एवं HD सांखलिया ने किया है। और अपन ये कह सकते हैं ये सभ्यता आज से 4000 वर्ष पहले,
4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है ये। और यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष हैं। पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष अपने को मिले हैं। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता को खोद करके, उत्खनन कार्य करके इन पुरातत्ववेताओं ने इस सभ्यता को अपने सामने लाए हैं। तो ये थी अपनी एक आहार सभ्यता। अब इस आहार सभ्यता के समान लक्षण वाली, समान गुण वाली, कहें तो इनकी जैसी जैसी एक और सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं और जो प्राप्त हुई है वो अगली सभ्यता अपनी है, वो सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। आहार सभ्यता के समान लक्षणों वाली ताम्र युगीन सभ्यता है। आहार भी ताम्र युगीन थी और अगली अपनी गिलुंड सभ्यता है, ये भी ताम्र युगीन सभ्यता है। और इस गिलुंड सभ्यता, अब इसका भी पहला प्रश्न सीधा सा प्रश्न बनाए तो यहाँ पर भी यह प्रश्न बनता है कि गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अभी तक ध्यान से सुनिएगा, अपन लोगों ने 3 सभ्यताएं पढ़ी है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दूसरी पढ़ी अपने आहार सभ्यता, आहार व झाड़ोल सभ्यता, ये सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और अब अपन पढ़ रहे हैं गिलुंड सभ्यता, और यह गिलुंड सभ्यता राजस्थान के अंदर राजसमंद जिले में स्थित है। राजस्थान के अंदर राजसमंद जिले की प्रसिद्ध एक सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। यह भी प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो होगी अपनी राजसमंद। अब गिलुंड सभ्यता की बात करें तो ये गिलुंड सभ्यता का उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम है बनास संस्कृति। बनास संस्कृति के उपनाम से जानी गई यह सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। और बनास संस्कृति की देन या बनास संस्कृति वाली यह सभ्यता ये बनास नदी के किनारे है। ये बनास नदी के किनारे हैं। बनास नदी है, ये राजस्थान के अंदर खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी राजस्थान के अंदर खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदी है, जो अपने खमनोर की पहाड़ियों से निकलने के बाद में बनास नदी है वो आगे बढ़ती हुई राजस्थान के अंदर संबल नदी मिल जाती है। और बनास नदी को लेकर के एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदियों के टॉपिक में अपन और चर्चा करेंगे। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो अपनी नदी होगी, वो नदी होगी बनास नदी। तो इस बनास नदी जो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, बेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है और ये नदियाँ आपस में मिल जाती है। बेड़स है वो बनास की सहायक नदी है और इस बनास नदी के किनारे अपनी है गिलुंड सभ्यता, बेड़स नदी के किनारे है आहार सभ्यता। दोनों के समान लक्षण हैं, ठीक है। तो ये बनास नदी के किनारे हैं इसलिए उसे बनास संस्कृति या बनास संस्कृति की देन के नाम से जाना जाता है। गिलुंड सभ्यता का उपनाम है। उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन 1957-58 के अंदर गिलुंड सभ्यता का उत्खनन का काम कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के अंदर अपन पढ़ चुके हैं बीबी लाल और बीके थापर, जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1961-62 में किया था। तो बीबी लाल पुरातत्ववेता बीबी लाल ने 1957-58 के अंदर इस गिलुंड सभ्यता के अंदर उत्खनन का काम किया है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और उस उत्खनन प्रक्रिया को और आगे पुनर्जीवित रखने वाले व्यक्ति 1998 से लेकर के 2003 के बीच में अपन बात करें तो एक पूना के प्रोफेसर है एस सिंधे। पूना के प्रोफेसर एस सिंधे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है कहाँ। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका। एक पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं एस सिंधे। और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, प्रश्न बनता है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका का विश्वविद्यालय है और इसके प्रोफेसर रहे ग्रेगरी पोसल। इन विद्वानों ने भी
इस गिलुंड सभ्यता के अंदर उत्खनन का कार्य किया है। अभी अपन लोगों ने 3 सभ्यता पढ़ी है और तीनों सभ्यता के अंदर 3 विद्वान काम कर रहे हैं। पहली बात करें कालीबंगा के अंदर तो अपने अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर। दूसरी सभ्यता अपने पढ़ी आहार सभ्यता, तो उसमें हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल और HD सांखलिया। और तीसरी सभ्यता अपने सामने है जो गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता के उत्खनन को लेकर के भी 3 बड़े बड़े विद्वान काम कर रहे हैं। 1957-58 के अंदर सबसे पहले आपकी गिलुंड सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया है, वो उत्खनन का कार्य करने वाले विद्वान हैं वो है बीबी लाल। और 1998 से 2003 के बीच में पूना के प्रोफेसर S शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने इस गिलुंड सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात बनती है अवशेष की। देखिए एक एक विशेषता सबकी है कि जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगा के अंदर। शव को आभूषणों के साथ दफनाने का जो अवशेष मिला है तो वो हो जाएगा अपना आहड़ के साथ। और अब अपनी गिलुंड सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर मिली है हाथी दांत की चूड़ियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट है गिलुंड सभ्यता। और गिलुंड सभ्यता के अंदर बात करें तो हाथी दांत, गिलुंड सभ्यता के अंदर हाथी दांत की चूड़ियाँ, इसके अलावा यहाँ पर पत्थर की गोलियाँ बनाई हुई, पत्थर की गोलियाँ और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये इससे इतने प्रकार के अवशेष मिले हैं। अपने देखो वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से अपने याद कर रहे हैं कि हाथी दांत की चूड़ियाँ और पत्थर की गोलियाँ और मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। तो हाथी दांत की चूड़ियाँ, पत्थर की गोलियाँ और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष अपने को इस गिलुंड सभ्यता के अंदर मिले। तो ये है अपनी आहार सभ्यता। और आहार सभ्यता के साथ में अपन पढ़ रहे हैं गिलुंड सभ्यता। तो गिलुंड सभ्यता का आज तक के एग्जाम के अंदर यही प्रश्न पूछा गया है कि गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले में। परंतु वर्तमान बनने वाले प्रश्नों की पद्धति को देखकर अपने को पूरे तथ्य याद होने चाहिए कि इसका उपनाम बनास संस्कृति है, बनास नदी के किनारे हैं। उत्खनन करने वाले विद्वान जो आपके सामने अभी बताया आपको बीबी लाल, S शिंदे एवं ग्रेगरी पोसल है। और हाथी दांत की चूड़ियाँ, पत्थर की गोलियाँ एवं मिट्टी के बर्तन यहाँ पर मिले हैं। इनके साथ में अपन ये भी पढ़ें कि इस खुदाई के अंदर जो अपने को इस सभ्यता का टाइम पीरियड प्राप्त हो रहा है वो हमें ऐसा लग रहा है कि यह सभ्यता 1900 से 1700 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। देखो अपन बात करें आर्य सभ्यता, ये आपकी 4000 वर्ष पुरानी है। और इसको माने तो इसकी सभ्यता के अंदर जो अवशेष मिल रहे हैं वो अवशेष आज से 2000 मतलब 1900 से 1700 वर्ष पुराने अवशेष बताए जा रहे हैं। तो ये थी अपनी सभ्यताएं। और आप सभी विद्यार्थियों से अपन कह रहे हैं कि अपनी इस क्लास से आप जुड़े। आपको बिल्कुल आराम से बार बार दोहराते हुए मैं पूरा दावा करता हूँ कि राजस्थान जीके की इस किताब के अंदर या इस क्लास के अंदर जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जितने भी तथ्य पढ़ाए जाएंगे, धीरे धीरे आपको याद करवाएंगे और वापस रिपीट करवाते हुए चलेंगे कि आज की क्लास में अपन ने ये पढ़ा तो पहली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, पिछले जो भी प्रश्न बीच में आएंगे उनका दोहरान करेंगे और व्यवस्थित तरीके से आपको याद करवाते हुए बार बार आपसे सवाल जवाब करते हुए अपनी क्लास को हमेशा के लिए आगे बढ़ाएंगे। आप जुड़े और औरों को भी जोड़े। धन्यवाद।